हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सौरभ दिस साइड और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैनल। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माई सेल्फ, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से सोच के रखा था। अभी मैं बताता हूँ आपको अपने चैनल के बारे में। तो इस चैनल का नाम है OP_study_room। इट्स अ न्यू चैनल। आई विल ट्राई कि वीडियोस रेगुलरली आते रहें, बिकॉज मैं भी अभी खुद एक स्ट्रगलिंग एस्पिरेंट हूँ। बेसिकली मैंने ये चैनल क्यों बनाया, मैंने देखा कि जब मैं किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहता हूँ तो मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से किसी भी चीज़ को समझना थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है। कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह के लर्नर होते हैं। तो मी एज ए लर्नर, मेरा यही काम है कि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मुझे रट्टे वाली पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑल्दो हमें बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्स तो याद करनी ही पड़ेगी। तो मैं एक बार फिर से अपने चैनल का नाम यहाँ लिख देता हूँ। इन द मीनवाइल हम बातें करते रहते हैं। सो दिस इज द बेसिक आइडिया। और ये चैनल ऐसा नहीं है कि जो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे बस उनके लिए। दिस इज फॉर एवरीवन। माइट भी कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट क्लास है। बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये चैनल सबको हेल्प करेगा। इवन जो UGC नेट, UPSC, SSC किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ ही साथ CBSE से लेके ICSE स्टूडेंट्स जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनके लिए भी ये चैनल उतना ही यूजफुल होगा। सो दिस इज फॉर एवरीवन। OP स्टडी रूम इज फॉर एवरीवन। ओके गाइस, आई होप आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगेगा और आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे बाय लाइक, यू नो द ड्रिल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो करते ही रहना मेरे भाई। बस अपने भाई को हेल्प करो और भाई तुम्हारी हेल्प करता रहेगा। नॉट सलमान भाई, मी। तो पहला टॉपिक हमारा यही है, इकोलॉजी वर्सेस इकोसिस्टम। ये टॉपिक ऐसा है जो हम स्कूल टाइम से पढ़ते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें भाई इससे कब, है ना, छुटकारा मिले, पीछा छूटे, क्योंकि ये UPSC में भी आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और स्कूल लेवल से पढ़ते हैं। फिर भी किसी को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होती है भाई कि इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है। आप किसी से पूछ लो कि दोनों में डिफरेंस क्या है, आई कैन गारंटी यू कि बहुत लोग नहीं बता पाएंगे, मेजॉरिटी लोग। और मैंने खुद देखा है, मैंने अपने दोस्त से पूछा, भाई बता दे एक बार क्या है डिफरेंस, वो नहीं बता पाया। मुझे भी नहीं पता था, मैंने अपने टीचर से भी पूछा। आई कुड नॉट गेट अ वेरी डेट आंसर जो कि मुझे सेटिस्फाई करे। मुझे मोटा मोटा एक आइडिया लगा कि हाँ कुछ डिफरेंस है, बट वो डिफरेंस क्या है आज तक समझ ही नहीं आया। तो मैंने सोचा इससे बेस्ट कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता स्टार्ट करने के लिए। ये हम सब पढ़ते हैं बट कोई क्लियरली नहीं बता पाएगा। बट इस वीडियो के बाद आई होप कि आप पूरे क्लियरली बता पाओगे कि क्या डिफरेंस है। सबसे पहले लोग पढ़ते हैं इकोलॉजी क्या है। तो इकोलॉजी हमें ये बताता है कैसे इंटरेक्शन जो होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानवर और उसके एनवायरनमेंट में, उससे हम पर क्या असर पड़ता है, क्या है वो, ठीक है। हाउ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट्स विद देयर एनवायरनमेंट। अब उसके एनवायरनमेंट में दो चीज़ें होंगी, या तो कुछ जिंदा चीज़ें होंगी जिसे हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, या एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे, है ना। दो ही चीज़ें हो सकती हैं जिससे वो इंटरेक्ट करेगा। आप किससे किससे इंटरेक्ट करोगे? आप अपने आसपास सराउंडिंग में देखो, टेबल होंगे, चेयर होंगे, बुक्स होंगे, खिड़की रखा, खिड़की पे आपने कुछ गमले, पौधे, कुछ तो रखा होगा। आपके आसपास चीजें भरी होंगी। आपके रूम में सपोज आपका भाई आ जाता है, आपके सिबलिंग्स आ जाते हैं, आप या तो उनसे बात करोगे, नहीं तो फिर आप अपने फोन से इंटरेक्ट करोगे, क्योंकि हम मोस्टली वही करते हैं, है ना। तो कुछ ऐसी ही चीजें होंगी। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही है कि इंटरेक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट में होगा, उसको जब हम साइंटिफिक तरीके से पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी नेचर ये बताता है ना हमें। इकोलॉजी में हम सीखते हैं कि नेचर काम कैसे कर रहा है। नेचर सारे जानवरों को कुछ रोल असाइन करता है बाय डिफॉल्ट।
जैसे कि शेर, वो जब से पैदा होगा उसे पता है, उसकी हंटिंग इंस्टिंक्ट होंगे, वो किसी भी चीज को झपटना चाहेगा, पंजा मारना चाहेगा, काटना चाहेगा, है ना। वहीं पर अगर आप मान के चलो एक सॉफ्ट प्यारा से जानवर जैसे कि खरगोश या कुछ भी जो आपको ऐसा लगे, आप देख लो उसे, उसकी इंस्टिंक्ट वैसी नहीं होगी। यानी कि उसके दिमाग में कुछ तो ऐसा डिजाइन करके डाला हुआ है ना नेचर ने, उसे पता है उसका रोल। और जब वो कब होता है, टाइगर का कब या फिर लायन का कब, उसे उसकी माँ लाइनेस या टाइग्रेस ट्रेन करती है, हंटिंग करना सिखाती है, एंड देन ही ग्रोज अप एंड उसे पता है ऑटोमेटिकली क्या करना, उसे बोलना नहीं पड़ता है ना। उसी तरह से हम इंसान, हमें भी पता होता है हमें क्या करना है, हमें क्या बोला जाता है, द मॉडिफायर या फिर द डिस्ट्रॉयर। हमारे पास है ना, हमारा दिमाग बहुत तेज है, हम चीज़ों को बहुत हद तक चेंज कर सकते हैं बाय नेचर, बाय ऑब्जर्वेशन। जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, यहाँ पे कुछ इंसान रह रहे हैं, इनको ये पेड़ दिखा, अब इस पेड़ से वो काट के देखो उससे बोट बना सकते हैं, है ना। ये समुद्र है और ये निकल जाएंगे इस पर मछली पकड़ने। इसी लकड़ी को यूज करके वो क्या बनाएंगे, एक स्टोव बना लेंगे आग लगा के, और उसी मछली को पका कर फिर खा जाएंगे। इस पेड़ पे होने वाले जितने भी फ्रूट्स हैं उसको वो यूज करके अपना प्यास बुझा सकते हैं, अगर कोकोनट ट्री है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि कैसे कैसे इन चीजों पे हम काम करते हैं, कैसे ये चीजें अपने आप काम कर रही होती। दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डंग बीटल। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग जानवर लगता है मुझे। बी दो होती है ना, विल लुक एट द स्पेलिंग लेटर ऑन। या मिल गया मुझे स्पेलिंग, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ। डंग बीटल, इसे बोलते हैं द रिसाइकलर। क्या करता है ये, आप कभी भी जंगल में जाओ, आप देखो कि आपको जंगल कभी गंदा नहीं देखने को मिलेगा। गंदा मतलब वो दूसरे एनिमल्स के एक्सक्रीटा से, पॉटी से भरा पड़ा नहीं है ना। तो इसका मतलब जंगल में अगर इतने जानवर रह रहे हैं तो कोई तो है ना जिसकी ये ड्यूटी लगी हुई है कि भाई इसे साफ करता रहे। वो है हमारे डंग बीटल भाई साहब, इनका यही जॉब लगा हुआ है ना, इनका काम ही यही है। इन्हें नेचर्स क्लीनर बोला जाता है। और ये क्या करते हैं, जो वेस्ट है हमारा एक्सक्रीटा या पूत क्या होता है, वो वेस्ट ही ना होता है। फिर से मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी। अब इस एक्सक्रीटा को वो यूज करके कुछ काम का चीज बनाएंगे, है ना, और उसे वापस सॉइल में डाल देंगे, है ना। तो इनका काम देख लो आप कितना ज्यादा हाईली मॉडिफाइड है। नेचर, हम बोलते हैं ना, नेचर इज द सुप्रीम पावर। आप समझो कि कैसे चीजें आपस में कनेक्टेड है और वो इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि हम उन्हें चाह कर भी एज ए ह्यूमन बींग्स मिमिक नहीं कर सकते। और इसमें आप देख लो, अगर हम मिमिक करना भी चाहते हैं तो हमें उसके लिए कितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अभी हम समझेंगे इस बात को। तो राइट फ्रॉम एवरीवन, जो भी देख रहा है, स्कूल स्टूडेंट से लेकर सब लोग, हम लोग बेसिकली ये कंक्लूड करेंगे अब कि इकोलॉजी का मतलब ये है, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं कि कैसे नेचर में चीज़ें कैसे काम करेंगी, कौन सा एनिमल, उसकी रोल क्या है, वो क्यों ऐसा करेगा, और उसके ऐसे करने से, जैसे कि डंग बीटल का जो रोल है वो है एक्सक्रीटा, है ना। ये हमारे रहा डंग बीटल और ये रहा स्क्रीटा, है ना। तो इस एक्सक्रीटा जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको कैसे एक यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज किया जाए, ये इसका रोल है। बस हमें यही समझना है। तो इकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है हमारे नेचर का, जिसमें कि ये बताया जाता है कि कैसे सभी चीज़ें आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और क्या होगा अगर कोई एक जानवर या ऑर्गेनिज्म अपना रोल नहीं निभाए। एक फैमिली है ना, आप हो कि मम्मी है, आपके भाई बहन है, 4 लोग इस फैमिली में। पापा का काम है जॉब जाना, पैसे लाना, मम्मी का भी काम हो सकता है, कोई भी ये काम कर सकता है, चलो दोनों को काम है, क्योंकि आजकल हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में मान के चलते हैं कि दोनों जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पैसे ला रहे हैं। उन पैसों से क्या हो रहा है, आप पे खर्च किया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है कि बच्चे पढ़ें और पढ़कर एक सक्सेसफुल इंसान ना, एक अच्छे सिटीजन के रूप में, अच्छे इंसान के रूप में बाहर आए, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो पेरेंट्स हैं, है ना, ये खुश हो जाएंगे। ऑब्वियसली आप एग्जाम क्रैक करो, सक्सेसफुल हो, आपके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा खुश होंगे। देन
वो क्या करते हैं, वो पैसे लाते हैं और आपकी जो ख्वाहिशें होती हैं ना, डिज़ायर्स, कि मुझे आईफोन चाहिए, मुझे लेवाइस का जीन्स चाहिए, नाइकी का स्नीकर चाहिए, इस तरह की डिमांड्स को पूरा करते हैं। और बदले में आपसे वो क्या चाहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान, सक्सेसफुल इंसान की तरह, है ना, रिटर्न में आप खूब सारे पैसे कमाओ, आप हेल्दी रहो, और इससे उन्हें खुशी मिलती है, राइट। तो ऐसा ही एक सिस्टम नेचर में भी है। आई थिंक बहुत हो गया इकोलॉजी के बारे में, यू गॉट अ बेसिक आइडिया। मैं एक बार लास्ट बार बता दे रहा हूँ क्या है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, जो कि ये बताता है कि नेचर कैसे काम कर रही है, कौन क्या काम करेगा और क्या होगा अगर वो काम करना को छोड़ दे या वो रूल तोड़ दे। ना अब कुछ एग्जांपल्स हैं इसके टाइप्स क्या क्या होंगे। जैसे ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी, बहुत ज़्यादा इस पर एक्सप्लेन नहीं करना है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा। क्योंकि अगर आप किसी बर्ड को ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे आप किसी बर्ड की जासूसी कर रहे हो, ऐसा समझ लो कोई साइंटिस्ट है और वो उस बर्ड की जासूसी कर रहा है, वो इंटरेस्टेड है किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ बर्ड के बारे में, तो वो देखेगा जब वो पक्षी अकेला है तो क्या क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्या वजह हो सकती है। एंड सेम उस बर्ड को देखेगा जब वो अपने ग्रुप में रह रहा है, अपने झुंड में रह रहा है, क्योंकि एवरीबडी राइट फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, हम सोशल हैं, हम ग्रुप में रहते हैं। फिर उसी बर्ड को वो ऑब्जर्व करेगा कम्युनिटी लेवल पे, इसे हम टाइप्स या फिर लेवल भी बोल सकते हैं, है ना। तो वो इंडिविजुअली जब रह रहा है तो क्या कर रहा है, जब वो अपने बाकी बर्ड्स के साथ रह रहा है तो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। सेम जब वो जंगल में रह रहा है दूसरे जानवरों के साथ तो क्या कर रहा है। जैसे कि अगर ये भैंस या मान चलो ये काऊ है, तो क्या होता है, ये बड़े भारी होते हैं ना, ये बैठ जाते हैं। आप देखा हुआ आपने, ऑब्जर्व करो अपनी चीज़ों, आसपास की चीज़ों को, ये बैठ जाएंगे ऐसे फील्ड में, ओपन फील्ड में, है ना। इनके बॉडी के ऊपर कई सारे कीड़े चल रहे होंगे, अभी अपने आप को खुजा तो सकते नहीं है, इचिंग हो रही होगी या किसी कीड़े ने घाव भी कर दिया होगा। ये बर्ड्स आएंगे और जैसे ही ये बर्ड्स आएंगे, क्रो या फिर कोई और, तो काऊ या बफेलो, इनको पता ही है इनके लिए आए हैं, ये मस्त बैठ जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। इनके ऊपर वो कौवा या चिड़िया बैठ जाएगा और आराम से चुन चुन के सारे कीड़ों को खाएगा। तो आपने देखा कैसे इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट है। कौवे का पेट भी भर रहा है और गाय या जो भैंस है ना, उसके बॉडी से वो हार्मफुल इंसेक्ट्स वो भी गायब होते जा रहे हैं। अब इकोसिस्टम इकोलॉजी में हम ये पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे ये एक तरह से ये बायोटिक इंटरेक्शन। इकोसिस्टम इकोलॉजी में हो जाएगा कि जो सनलाइट, सॉइल है ना, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स आपस में मिलकर कैसे काम कर रहे हैं। लैंडस्केप इकोलॉजी या फिर जिसको कि हम लोग बायोम भी बोलते हैं, है ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द अर्थ, एक बड़े एरिया का, उनके बीच में किस तरह का इंटरेक्शन है, क्यों है, किसका क्या रोल है। और इसको जब हम ग्लोबल लेवल पे पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल इकोलॉजी, यानी पूरे धरती का जब हम एग्जामिन करेंगे अलग अलग जानवर का रोल, ऑर्गेनिज्म का रोल विद देयर लिविंग इन्वायरमेंट एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। अब हम आते इकोसिस्टम पे ना। इकोसिस्टम, मैं अभी 2 सेकंड चुप रहता हूं और आप इस स्लाइड को पहले पूरा देखो, ठीक है। ओके, तो आपने पूरे स्लाइड को देख लिया। नाउ हम पढ़ते हैं इसे कि ये है क्या। इकोसिस्टम इज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजी। सबसे पहले तो ये समझ लो, ये रहा इकोलॉजी। ये अगर बड़ा सा वेन डायग्राम में बनाऊं तो इस इकोलॉजी के अंदर आएगा इकोसिस्टम। बस 5 मिनट में भी ये वीडियो खत्म हो जाएगी, आप देखो कैसे, ठीक है। ये सबसे पहला चीज आप जो समझ लो, इसे दिया था ऑर्थर टैंसली साहब ने 1935 में। इकोसिस्टम सेल्फ रेगुलेटिंग होती है। नाउ सेल्फ रेगुलेटिंग को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। ये 3 टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ।
तो इकोसिस्टम इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग फंक्शनल यूनिट which has community of living organisms, and these living organisms, biotic and abiotic components, are linked in such a way that they perform two basic function. ये जितने भी living organisms हैं, है ना, community मतलब हो गया group of living organisms जो कि नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से लिंक्ड है, इनके दो फंक्शन है, बेसिक फंक्शन, और वो दो बेसिक फंक्शन है फ्लो ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अभी यहाँ पर आप लोग समझना चाह रहे होंगे फंक्शनल यूनिट क्या होता है। फंक्शन मीन्स क्या होता है? फंक्शनल यूनिट मीन्स कुछ एक ऐसा मशीन या पार्ट है ना जिसका अपना कुछ फंक्शन हो, जो कि खुद का काम खुद से कर सके, किसी और भी चीज की उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये है फंक्शनल यूनिट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। नाउ हमने कभी जंगल में जाकर ये जानवरों को बोला है, पेड़ पौधों को, कि पेड़ भाई साहब आप फोटोसिंथेसिस करना शुरू करो, और यहाँ जो जितने भी जानवर है, घास, पौधे, खरगोश, गिलहरी, इनको बोला चलो फोटोसिंथेसिस शुरू हो गया, अब जाकर खाना खाओ। ऐसा तो नहीं है। ये एक बफे पार्टी या फिर किसी तरह की पार्टी तो है नहीं। यानी कि ये सिस्टम 24/7 365 डेज चलता रहता है। इसीलिए हम इसे सेल्फ रेगुलेटिंग कहते हैं, क्योंकि हमें इसे जाके ऑन या ऑफ करने की जरूरत नहीं है ना। ये अपना बैलेंस खुद बना लेता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, इसीलिए हम इसे कहते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग। और कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, कई अलग अलग टाइप्स के, राइट फ्रॉम इंसेक्ट टू द मैमथ एलिफेंट, है ना, ये अपने आसपास के ही इन्वायरमेंट से एनर्जी लेते हैं और बदले में नेचर उनसे अपना काम निकलवाती है, राइट। अब फ्लो ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स को समझते हैं। यही दो काम है हर इकोसिस्टम में हो रहा होगा। इकोसिस्टम में क्या होगा कि एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पे मूव करती है, और ये 10% रूल फॉलो करती है। स्कूल स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर, तो बस आप ये एज ए फैक्ट अभी समझो। ये है हमारे ट्रीज, प्लांट्स, ये फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएंगे, इनको खाएंगे एनिमल्स, फिर उनको खाएंगे दूसरे एनिमल्स, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर 1000 जूल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो अगले स्टेप में 100 जूल हो जाएगा, और उसके अगले स्टेप में 10 जूल हो जाएगा। तो यही है ये फ्लो ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी वन वे में ही यूज होगा। कहने का मतलब ये सन है हमारा, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन से आ रही है सनलाइट। अब इस सनलाइट को यूज करके प्लांट्स तो फूड बना सकते हैं और अपनी ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं, बट हम एनिमल्स और बाकी ऑर्गेनिजम्स, हम सारा कुछ नहीं कर सकते इससे। हमें विटामिन डी मिल सकता है, कुछ और हीट मिल सकता है सन के सनलाइट से, बट उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हमें फिर प्लांट पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, है ना। और वो प्लांट क्या करेगा? प्लांट फूड बनाएगा, फूड को वो एनिमल खाएगा। जैसे कि एक हर्बीवोर, उसको एक प्राइमरी कार्निवोर खाएगा, और उस प्राइमरी कार्निवोर को एक सेकेंडरी कार्निवोर यानी कि उससे बड़ा कार्निवोर खाएगा। ये रहा घास, घास को खाया खरगोश ने, खरगोश को खाया गया समझो एक फॉक्स या जैकल ने, और उसको खाया एक लायन या टाइगर ने। ठीक है, तो इस तरह से एनर्जी फ्लो हो रहा है। और एनर्जी के बारे में मैंने लिखा है, एनर्जी मूव्स इन वन वे एंड गेट्स यूज्ड अप। क्या होगा? एक बार यहाँ से एनर्जी गई दूसरे लेवल पर, ठीक है, तो एनर्जी जब यूज होती है ना, तो वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और एक बार जब वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, है ना, उसको फिर यूज नहीं किया सकता। जैसे ये लकड़ी है, इस लकड़ी में एनर्जी स्टोर्ड है। जब आप इसको फायर दोगे, है ना, आप जलाओगे इसे, इससे हीट निकलेगा, और उस हीट को आप स्टोर नहीं कर सकते, बड़ा ही मुश्किल होगा। वो क्या होगा? एनवायरनमेंट में लूज हो जाएगा। तो यही है, एनर्जी इज वन वे। इसमें ये जो टर्म है वन वे, ये बहुत ही ज्यादा समझना जरूरी है। यूनिडायरेक्शनल होता है एनर्जी फ्लो, कभी भी ये रिवर्स नहीं हो सकता। और दूसरा है
फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स वैसे रॉ मटेरियल्स हैं, है ना, जिससे हमारा जो लाइफ है, एसेंशियल सिस्टम्स जो हमारे बॉडी के हैं वो चलते रहते हैं। जैसे कि हमें कैल्शियम चाहिए होता है हड्डियां बनाने के लिए, प्रोटीन चाहिए होता है मसल बिल्डअप करने के लिए, है ना, आयरन चाहिए होता है ब्लड बनाने के लिए, नाइट्रोजन चाहिए होता है फॉर बिल्डिंग डीएनए। तो आप समझ रहे हो, दीज आर द रॉ मटेरियल जिनका कि यूज करके अलग अलग सब्सटेंसेस बनेंगे। और एनर्जी जो होती है उसका यूज करके हम क्या करेंगे, हम इन चीजों को और भी सिंपलेस्ट तरीके में तोड़ेंगे ताकि उसको हम यूज कर सके। जैसे कि ये खाना है, ये वीट है, तो वीट में एनर्जी स्टोर है। जब हम इसको खाएंगे हमारा बॉडी इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, तोड़ेगा और इसमें से एनर्जी निकलेगी और उसे एब्जॉर्ब करेगा। तो वीट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं और उस न्यूट्रिएंट को तोड़ने पर हमें एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए इकोसिस्टम में, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, ये दो चीजें हमेशा होती रहेंगी, एनर्जी फ्लो करता रहेगा और न्यूट्रिएंट्स फ्लो करते रहेंगे। ये वन वे होगा, फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, और फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट जो है वो आपका क्या होगा, वो साइक्लिक इन नेचर होगा। क्यों होगा साइक्लिक? क्योंकि अगर ये सॉइल है तो सॉइल पे प्लांट्स एंड ट्रीज हैं, इनको खाएगा एक हर्बीवोर, उसको खाएगा कार्निवोर नंबर 1, उसको उससे बड़ा कार्निवोर खाएगा कार्निवोर नंबर 2, और जब ये मर जाएगा तो वापस से इसके बॉडी से सारे न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन वापस से सॉइल में आ जाएंगे। लेकिन इसने जो जो एनर्जी ली वो या तो इनके खुद के फंक्शन में यूज होता रहेगा जब वो ट्रैवल करेंगे, मूव करेंगे, है ना, खाना पचाने में इनके, और बाकी एनर्जी लूज हो जाएगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि ये साइक्लिक नहीं है? क्योंकि ये सन है हमारा, सन से एनर्जी आ रही है, सन से जितनी भी एनर्जी आई उसे एब्जॉर्ब सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते हैं। ये मैंने कुछ देर पहले भी बोला। और अगेन वो एनर्जी जो यूज अप हो रही है हर एक साइकिल में, ग्रास टू हर्बीवोर, कार्निवोर, फिर दूसरे कार्निवोर, एंड देन द डेथ ऑफ दैट बिगेस्ट कार्निवोर। तो न्यूट्रिएंट जो थे, जो कैल्शियम सॉइल से गया, नाइट्रोजन से गया, वो एक लेवल से दूसरे लेवल से होते हुए वापस सॉइल में तो आ गया, लेकिन सन से जो एनर्जी आ रही है उसको यूज करने का तरीका क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वो एनर्जी वापस सन के पास तो जा नहीं रही है, या तो वो यूज होगा या तो फिर वो नहीं यूज होगा, या तो वेस्ट हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता कि जो एनर्जी टैप नहीं हुई, जो हम एनर्जी यूज नहीं कर पाए, वो तो वेस्ट हो गई, लेकिन हमें और एनर्जी चाहिए तो हम सूरज देवता के आगे फिर बोलेंगे भैया और एनर्जी दो, तो सनलाइट भेजते रहेंगे तो एनर्जी आता रहेगा। तो इसीलिए ये वन वे प्रोसेस है, इसीलिए हम इसे साइक्लिक नहीं बोल रहे। वन वे प्रोसेस इसीलिए ना, क्योंकि इधर से सन की लाइट तो आ रही है, इसे टैप करके एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, जो टैप करके एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ वो वेस्ट चला गया। बस यही समझना आपको। आई होप इसमें कोई इश्यू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्लो ऑफ एनर्जी आपने समझा, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट समझा, फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे वन वे है और फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैसे साइक्लिक है। न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रॉ मटेरियल है हमारे बॉडी के लिए, जो कि ये इंश्योर करते कि हमारे ऑर्गन्स को सफिशिएंट चीज़ें मिलते रहें, ताकि इससे वो प्रोटीन से मसल, कैल्शियम से बोन, है ना, जिससे हम अपना ग्रोथ और अपनी लाइफ सस्टेन कर सकते हैं, वो चलती रहेगी। अगर न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स मिलना बंद हो गए तो फिर हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि होते हैं मैक्रो, हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, तो उनका नाम आप देख लो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और कुछ है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसमें क्या होंगे, आयरन, जिंक, कॉपर, मॉलिबेडनम या और भी कई तरह के चीज हो सकती है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स का जो रिसाइकलिंग है ना, फ्रॉम सॉइल टू कार्निवोर, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड अगेन टू सॉइल, इसको हम लोग बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग। ठीक है। सो दिस वाज इट। तो आपको डिफरेंस पता चल गया, ठीक है, कि इकोसिस्टम एक तो इकोलॉजी का पार्ट है इकोसिस्टम,
इकोलॉजी हमारी थ्योरी है, ठीक है। इकोलॉजी इज लाइक थ्योरी एंड इकोसिस्टम इज लाइक द प्रैक्टिकल, जो हम देख रहे हैं होता हुआ, है ना। कौन सा जानवर क्यों ये काम कर रहा है, उससे क्या होगा, ये हमने थ्योरी में इकोलॉजी में समझा, जैसे डंग बीटल का एग्जांपल। और वो अगर ये काम करता रहेगा जो डंग बीटल को असाइंड है, तो उससे क्या होता रहेगा। तो जो भी जानवर को जो भी रोल असाइंड है ऑर्गेनिज्म को, वो अपना काम करता रहे, तो उससे नेचर में बैलेंस मेंटेन होता रहेगा। ये एग्जांपल हो गए कि ट्री से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, सन। तो आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन दीज आर द वेरी बेसिक फैक्ट्स। आप इसको इस तरह से समझो कि इकोलॉजी इज लाइक रीडिंग अ बुक अबाउट फॉरेस्ट, ठीक है ना। जो साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं कि कैसे सनलाइट सॉइल एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, या कैसे कोई इंसेक्ट सॉइल के टेक्सचर को अफेक्ट कर रहा है, और जब आप खुद उसे जाकर देख रहे हो, है ना, फॉरेस्ट में, तो वो कहलाएगा इकोसिस्टम। सो आई विल सम अप विद दिस कि इकोलॉजी इज लाइक द रूल ऑफ द गेम। वो ये बताता है कि कैसे नेचर में चीजें काम कर रही हैं, है ना। और क्या होगा अगर कोई एनिमल अपना काम छोड़ दे, और सेम चीज, है ना, ये एक गेम की तरह आप समझो, और उसी गेम को अगर खेला जाए तो उससे क्या होगा। आई थिंक दिस वॉज इट। आई विल एंड द वीडियो नाउ। काफी लंबा वीडियो हो गया। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। आप वीडियोस लाइक करते रहो और बताते रहो कि आपको वीडियो का एक्सपीरियंस कैसा लगा, कुछ सजेशंस आप देना चाहो। दैट्स ऑल।